अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आ गई है कि अब वो अपने क्लाइंट को बोल सकते हैं कि भाई मैं आपकी वेबसाइट को गूगल पे भी रैंक करवाऊंगा और आपकी वेबसाइट को AI चैट GPT के ऊपर भी रैंक करवाऊंगा। और अगर कोई बिगनर है, वो चाहता है लर्निंग स्टार्ट करना, तो वो कहाँ से स्टार्ट करे? 1000 पेजेस हैं। अब आपके डेफिनेटली आप कंटेंट राइटर नहीं हो, आपके इवन के कंटेंट राइटर की भी क्रिएटिविटी वहाँ पर खत्म हो जाएगी कि वो 1000 पेजेस की टाइटल डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख के जब तो मसला है ना कि अगर इतने रख भी लेते हैं बंदे तो वो छोड़ के जाते हैं, फिर वो एक अलग मसला है यार। तो अभी चैट GPT के पास इतना ज़्यादा अच्छा डेटा नहीं आया कीवर्ड्स के अकॉर्डिंगली, वो आपको बहुत ज़्यादा जेनेरिक कीवर्ड्स दे देगा। SEO वाले को दे देगा 6 महीने, फिर कहीं वो रैंक कर पाया तो कर पाया, नहीं कर पाया तो पैसा तो गया। तो उसका कोई आसान तरीका है? देखिए बैकलिंक ऐसी एक वाइड चीज़ है जो कि मुझे लगता है कभी भी एक तो ख़त्म नहीं होगी, प्लस कोई भी AI जो है वो उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। चैट GTP के लिए उसके लिए अलग SEO करनी पड़ती है। दूसरा अपने का क्या काम आसान हो गया, मतलब क्या ऑटोमेटिकली कुछ टास्क कम हो गए SEO के? लिंक्डइन एक वाइड प्लेटफॉर्म है जिसपे आपके पास खुद क्लाइंट चल के आ रहा है, बस आपको एजुकेशनल कंटेंट डालना। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। मैं आपका होस्ट तहसीन इस्लाम। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो अब्दुल राफे हैं, SEO के एक्सपर्ट हैं। लिंक्डइन पे इनके 93,000 फॉलोअर्स हैं। तो हम इनसे पूछेंगे क्या SEO डेथ होने वाली है, ख़त्म होने वाली है? क्योंकि अक्सर हमने देखा है फेसबुक पे पोस्ट आ रही है SEO इज़ डेथ, ठीक है। तो क्या वो ख़त्म होने जा रही है? अगर ख़त्म होने जा रही है तो हम SEO पे हम यानी कि अपनी चैट GTP पे हम SEO करके कैसे रैंक कर सकते हैं, और इनके 93,000 फॉलोअर्स कैसे हैं लिंक्डइन के ऊपर, और लिंक्डइन की SEO कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इनसे जाके पूछेंगे कि अगर हमें रैंक करना है लिंक्डइन के ऊपर तो हम SEO की क्या ट्रिक है। आपने देखा होगा इनके बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट्स हैं इनके, इसी वजह से मैंने इनको सेलेक्ट किया। इनका एक आर्टिकल था ईमेल मार्केटिंग का, वो मैंने पढ़ा था और बहुत ही इंटरेस्टिंग था। लिंक्डइन के ऊपर बहुत अच्छा लिखते हैं, खुद रैंक कर रहे हैं लिंक्डइन के ऊपर SEO के थ्रू। इसके अलावा काफ़ी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। अगर हमने चाहिए कि मैं चाहता हूं कि मेरा जब भी चैट GTP पे मेरी कंपनी सबसे टॉप पर आए तो उसकी क्या स्ट्रेटजी है, ये सारी चीज़ें मैं इनसे डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं। बड़ी एक्सपर्ट है। और हमारे को अगर नए प्रोजेक्ट चाहिए, क्योंकि मैं भी देख रहा हूं कि बहुत ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग का बूम है, बहुत ज़्यादा नए प्रोजेक्ट हैं, क्या फ्रीलांसर से मिलेंगे या लिंक्डइन से मिलेंगे, तो ये सारी चीज़ें मैं इनसे डिस्कस में पूछूंगा भी और समझूंगा भी कि मुझे डिटेल में अपने प्रोजेक्ट चाहिए तो वो कैसे मिलेंगे। चले आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम राफे, कैसे हो? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक है। आप बताएं कैसे? चलें, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। थैंक यू फॉर हैविंग मी फाइनली हियर। 3-4 कैंसिलेशन के बाद तो हम बैठ ही गए। बिल्कुल ऐसे ही। इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं आजकल, AI चल रहा है, सोशल मीडिया मार्केटिंग चल रहा है, और मतलब कोई वेब डेवलपर बन रहे हैं, फिर इसमें क्रिप्टो करेंसी भी आ गया है, कोई कहता है बिटकॉइन में पैसे लगाते हैं। तो सवाल इतना आसान सा है कि क्यों सेलेक्ट किया तुमने SEO, और क्या इम्पैक्ट पड़ा AI के आने की वजह से उस SEO के ऊपर? अच्छा, बेसिकली मेरा बैकग्राउंड जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से। सो जब मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में था तब मुझे रियलाइजेशन हो गई कि मैं एक अच्छा डेवलपर नहीं बन सकता। दैन फिर मैंने अपनी फील्ड को स्विच किया, मैंने मल्टीपल फील्ड एक्सप्लोर की, मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सप्लोर की, मैंने कंटेंट राइटिंग एक्सप्लोर की, मैंने SEO एक्सप्लोर की। तो मुझे SEO के अंदर जो थोड़ा सा लगा कि नहीं, मैं इसके अंदर कुछ चार्म है और मैं कुछ कर सकता हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे उस टाइम पे कुछ नहीं पता था कि SEO का आगे फ्यूचर में क्या स्कोप है। ये मैं बात कर रहा हूँ आज से 10 साल पहले की। 10 ईयर्स पहले डेफिनेटली ना यूट्यूब पर इतना कोई कंटेंट होता था। समझ लें कि पाकिस्तानी कंटेंट तो कुछ भी नहीं होता था कि हम वहाँ से कुछ लर्न कर सकें या कुछ सीख सकें कि SEO या डिजिटल मार्केटिंग है क्या चीज़। दैन फिर मैंने आर्टिकल्स रीड करके और कुछ गोरे थे उनकी वीडियोस देख के, उनके कंटेंट रीड करके मैंने इसको परस्यू करना, और मैंने चेक किया कि यार SEO को देखते हैं आगे क्या है, क्या फ्यूचर है। तो उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं पता होता कि SEO क्या फ्यूचर है, लेकिन टाइम टू टाइम जो है मैंने उसके अंदर जब अपना टाइम एक्सपेंड किया तो मुझे आइडिया हो कि नहीं, SEO जो है एक बहुत वाइबल फील्ड है और एक अच्छी फील्ड है जिसके अंदर पैसा भी बहुत आता है, क्योंकि सबको चाहिए पैसा। अब कुछ लोग क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमा रहे हैं, डेफिनेटली कमा रहे हैं, कुछ लोग डेवलपमेंट करके कमा रहे हैं, कुछ लोग AI करके कमा रहे हैं, कुछ डिजिटल मार्केटिंग बन के कमा रहे हैं। तो पैसा तो हर फील्ड के अंदर ही है, बस आपका चार्म जिस चीज़ के अंदर हो डेफिनेटली आपने उस फील्ड को ही परस्यू करना है और उसी के अंदर रहते हुए आपने ग्रो करना है। हाँ, डेफिनेटली किसी फील्ड में कुछ ज़्यादा पैसे हैं, किसी फील्ड में कुछ कम पैसे हैं, तो ये टोटली डिपेंड करता है कि अगर आपका लेट सपोज इंटरेस्ट क्रिप्टो में है ही नहीं और आपका फ्रेंड या आपके सर्कल में कोई बंदा क्रिप्टो में काम कर रहा है और आप अपने फ्रेंड को देख के क्रिप्टो में कूद गए हैं, तो डेफिनेटली आप नहीं कमा पाएंगे उसमें, क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है। तो फर्स्ट प्योरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि आपको जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ को आप परस्यू करें, दैन फिर उसके अंदर आप मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हंड करें कि उससे किस तरीके से आप पैसा जो अर्न कर सकते हैं। अगर मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग की एग्जांपल दूं तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी मैं बहुत से लोगों से मिला हूं, तो वो जस्ट बोलते हैं कि सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग जो है एक छोटी सी फील्ड है जिसमें आप सिर्फ जॉब के थ्रू ही कमा सकते हो, या आपने अगर अपनी डिजिटल एजेंसी खोल ली उसके थ्रू कमा सकते हो। तो मैं उनको बोलता हूँ कि अगर आप जॉब भी करो ना, तो आप जॉब के साथ साथ मल्टीपल स्ट्रीम्स के साथ भी कमा सकते हो। आप साइड हसल्स करके जो है मल्टीपल चीज़ों से अर्न कर सकते हो, जिसमें नंबर 1 आपकी फ्रीलांसिंग आती है, जिस पे आजकल पूरी पाकिस्तान पॉपुलेशन जो है वो खुद ही वे के फ्रीलांसिंग करनी है, जो कि डेफिनेटली एक अच्छी फील्ड है और
अगर हम स्टैट्स देखें फाइबर के, तो पाकिस्तानी इस वक्त सबसे ज़्यादा बैठे हैं फाइबर के ऊपर। तो एक पाकिस्तान के अंदर जो है ऑडियंस के अंदर, यहाँ की पॉपुलेशन के अंदर एक फ्रीलांसिंग का काफ़ी जज्बा है, जो कि अच्छी बात है। अच्छा, तो मैं बताया था आपको कि किस तरीके से जो है मल्टीपल स्ट्रीम्स जो है वो अर्न हो सकती हैं। लेट्स सपोज मैं आपको अपनी एग्जांपल दे दूँ, तो मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ, इसके साथ साथ मेरी फ्रीलांसिंग चल रही है, इसके साथ साथ मेरी कंसल्टेंसी चल रही है, इसके साथ साथ जो है मैं अब आउटसोर्स भी कर रहा होता हूँ प्रोजेक्ट। जैसे लेट्स सपोज मेरी पीआर मार्केट में बनी हुई है, तो मैं पीआर की बेस के ऊपर मेरी कोई डिजिटल एजेंसी नहीं है, लेकिन मैं पीआर की बेस के ऊपर प्रोजेक्ट्स पकड़ता हूँ और आगे जो है मैं उसको टीम से करवा रहा होता हूँ। तो ये भी एक मेरा साइड हसल चल रहा है। तो मैं मल्टीपल स्ट्रीम से जो है वो अर्न कर रहा होता हूँ। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना अपने आप को अच्छे तरीके से सेल आउट कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग तो अभी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई, उस पर तो अभी लोग गूगल पे जाके सर्च नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है। और अगर मैं आपको स्टैट्स बताऊं, लास्ट ईयर के, तो गूगल की जो है वो तकरीबन 40% तक के, लगभग 40% तक की जो सर्चेज हैं वो डिक्रीज़ हुई हैं एआई के आने के बाद। लोग चैट जीपीटी के ऊपर जो है वो ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। अब इसके अंदर भी बीइंग एन, अगर आप पॉजिटिव सोचें तो इसके अंदर भी बीइंग एन डिजिटल मार्केटर आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आ रही हैं। अब वो कैसे निकल के आ रही हैं, क्योंकि रिसेंटली चैट जीपीटी ने अनाउंस किया कि वो अपना सर्च इंजन लॉन्च कर रहे हैं। अब डेफिनेटली जब सर्च इंजन लॉन्च हो रहा है तो उसके ऊपर पेड ऐड भी चलेंगे, जैसे गूगल के ऊपर पेड ऐड चलते हैं, गूगल एड्स। इसी तरीके से अब चैट जीपीटी के ऊपर भी पेड ऐड चलेंगे। इसी तरीके से चैट जीपीटी के ऊपर अब एसईओ भी होगी। तो एक एसईओ के लिए जो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आ गई है कि अब वो अपने क्लाइंट को बोल सकता है कि भाई मैं आपकी वेबसाइट को गूगल पे भी रैंक करवाऊंगा और आपकी वेबसाइट को एआई चैट जीपीटी के ऊपर भी रैंक करवाऊंगा। तो इवेंचुअली आपकी जो इनकम स्ट्रीम है वो अब डबल हो जाएगी। लेट्स सपोज अगर आप पहले एक फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट के क्लाइंट से चार्ज कर रहे थे 50,000 रुपीज़ कि मैं आपकी एसईओ करूँगा, गूगल के ऊपर आपको रैंक करवाऊंगा, अब वो इसी क्लाइंट से आप 100K भी चार्ज कर सकते हो, 150, वो जितना भी आपके उस पर है वो आप चार्ज कर सकते हो। तो आपके पॉजिटिव सोचें आप कि आपके पास मल्टीपल स्ट्रीम जो है एआई के आने के बाद खुल गई हैं और आपका काम भी आसान हो गया। पहले हमें बहुत मैनुअल वर्क करना पड़ता था एसईओ के अंदर, अब हम सिर्फ कमांड देते हैं और आधा काम हमारा जो है एआई जो है हमारे बिहाफ के ऊपर करके दे देती है। तो डेफिनेटली पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी, अगर नेगेटिव सोचेंगे तो उसमें नेगेटिव चीज़ें आपको दिखेंगी। सर मिसाल के तौर पर बात करें, हमने कहा कि काम आसान हो गया, दो सवाल है। एक तो ये क्या एसईओ चैट जीटीपी के लिए उसके लिए अलग एसईओ करनी पड़ती है, और दूसरा आपने कहा क्या काम आसान हो गया, मतलब क्या ऑटोमेटिकली कुछ टास्क कम हो गए एसईओ के? बिल्कुल ऐसा ही है। लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ऑन पेज के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है एसईओ वाले को, वो टाइटल डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आती है। अब वो इसलिए आती है, लेट्स सपोज एक क्लाइंट आपके पास है, उसके 1000 पेजेस हैं। अब आपके डेफिनेटली आप कंटेंट राइटर नहीं हो, आपके इवन के कंटेंट राइटर की भी क्रिएटिविटी वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी कि वो 1000 पेजेस की टाइटल डिस्क्रिप्शन जो है वो लिखे। जब तो उस चैट जीपीटी के आने के बाद क्या हुआ कि आप वन कमांड के ऊपर जो उसको बताते हो कि भाई मुझे ये मेरे 1000 प्रोडक्ट्स हैं या ये मेरे यूआरएल हैं 1000 यूआरएल्स, इनके ऊपर मुझे मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन यूनिक लिख के दो, और ये मेक श्योर करो कि हर टाइटल डिस्क्रिप्शन जो है वो एक दूसरे से सिमिलर ना हो। तो अब चैट जीपीटी क्या करेगा, आपको डेफिनेटली एक बिल्कुल 1000 टाइटल डिस्क्रिप्शन जो है वो यूनिक लिख के देगा, जो एक दूसरे के साथ सिमिलैरिटीज़ भी नहीं मैच, और फौरन लिख के दे देगा। आई थिंक मेरे ख्याल से चैट जीटीपी की भी जरूरत नहीं, वो एसईओ योस्ट करके कोई टूल है, वो आई थिंक वो डाल देता तो आपका। नहीं, योस्ट तो आपको सिर्फ स्कोरिंग बताता है एसईओ की कि आप टाइटल रीराइट एआई की तरह रीराइट करके नहीं दे रहा। नहीं, अभी तक तो उनका कोई ऐसा फीचर नहीं आया। आ जाएगा, मुझे नहीं लगता कि होपफुली आ जाए, शायद आ जाए। अगर वो आएगा भाई तो वो पेड सब्सक्रिप्शन में होगा उनकी, जो बेसिकली योस्ट के भी 2 वर्जन है, एक फ्री वर्जन है, एक पेड वर्जन है। तो डेफिनेटली करेंगे भी तो वो पेड वर्जन के लिए करेंगे, फ्री वर्जन के लिए मुझे नहीं लगता कि वो करेंगे। क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली देखा था कि विक आईक्यू पे मैं परसों काम कर रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि पहले हमें ना टाइटल बड़ा सोचने पड़ते थे। इवन यूट्यूब की पॉडकास्ट अगर आप कर रहे हो, अब टाइटल कैसे रखे, डिस्क्रिप्शन, आई कैचिंग, वो खुद ही सजेस्ट करके दे रहा है हमें। बिल्कुल ऐसा। अब वो उतना मैंने कहा यार ये तो ज़िंदगी, मैंने भी मतलब 3 दिन हुए मुझे उसको किए हुए, तो वो ज़िंदगी बहुत आसान हो गई। तो इस कम्पेयर टू आपके लिए वो आसान हो गया। पर जो दूसरा सवाल मेरा ये था, उसमें ये था कि क्या चैट जीटीपी के लिए रैंकिंग का क्या तरीकेकार है, क्या उसका भी कोई वेब मास्टर टूल है कि भाई इसमें हमारी इंडेक्सिंग करेगा वो? देखिए अभी तो ये एक हाइपोथेटिकल चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने ऑफिशियली ऐसा कुछ खुल के नहीं बताया कि हम कब जो है वो लॉन्च करें। बस यही मार्केट से न्यूज़ आ रही है कि उन्होंने लॉन्च कर दिया, लेकिन अभी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। हो सकता है किसी के लिए उन्होंने बीटा वर्जन लॉन्च किया, तो उस पर अब एसईओ कैसे होगी उसको डेफिनेटली क्रैक डाउन करना पड़ेगा। अब चीज़ों को डेफिनेटली जब हम टेस्ट एंड ट्रायल करेंगे चीज़ों पे कि किस तरीके से एआई या चैट जीपीटी के ऊपर जो वेबसाइट्स रैंक हो रही हैं,
तो उसको मल्टीपल टेस्ट एंड ट्रायल करके चीज़ें समझ में आएंगी। अभी तो इस वक्त तो मैं भी ब्लैंक हूँ। लेट्स सपोज अगर आज चैट जीपीटी अनाउंस करता है कि वो 1 जनवरी से जो है वो अपना सर्च इंजन लॉन्च करें, तो अब हमें नहीं पता कि चैट जीपीटी के ऊपर जो किस तरीके से वेबसाइट जो ऑप्टिमाइज होंगी और रैंक होंगी। अभी करंट डेटा तो वहीं से ले रहा है वो, गूगल से। अभी तो गूगल से ले रहा है, तो डेफिनेटली अब वो टेस्ट एंड ट्रायल करके चीज़ें सामने आएंगी, क्या क्या चीज़ें जो है वो चैट जीपीटी जो है वो देख रहा है किसी भी वेबसाइट को अपने उस सर्च इंजन में रैंक करवाने के लिए। तो डेफिनेटली अभी एक मिस्ट्री है ये। अभी इसके अलावा भी जो भी मैंने एक ऐड देखा है अक्सर वो बेशतर फेसबुक पे कि एसईओ इज डेड हो गई है, वो चैट जीपीटी पे वो बड़ा ऐड चला रहा है, पता नहीं कोई एलेक्स करके बनता है। बिल्कुल ऐसा ही वो ऐड मैंने भी देखा है। अच्छा देखिए, वो बड़ी अच्छे तरीके से अपनी मार्केटिंग कर रहा है। वो बेसिकली अपना कोर्स बेच रहा है कि भाई आप जो है वो गूगल को छोड़ो और एआई और चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट को जो है वो रैंक करवाओ। बेसिकली वो भी इसी अप्रोच के ऊपर है कि उसको भी पता है कि फ्यूचर के अंदर चैट जीपीटी ने अपना सर्च इंजन लॉन्च करना है, तो उसने अभी से ही कोई अपना कोर्स लॉन्च कर दिया जिसके अंदर वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बता रहा होगा कि किस तरीके से जो है वो एआई पे जो है या कोई भी एआई सर्च इंजन के ऊपर जो है अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हो। अब उसके अंदर कितनी हकीकत है और क्या चीज़ें वो क्या कोर्स आउटलाइन है उसकी, वो क्या चीज़ें बता रहा है, वो तो डेफिनेटली उसने नहीं डिस्क्लोज़ किया हुआ अपनी उस कोर्स आउटलाइन के अंदर, लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ होंगी उसके कोर्स के अंदर जो वर्थ इट होगा। अभी आपको क्या लगता है कि अभी अगर हमें कुछ अपनी वेबसाइट बना के गूगल पर रैंक करना चाहिए, काम करना चाहिए, या थोड़ा स्टे कर लेना चाहिए एज़ कम्पेयर टू करंट सिनेरियो? नहीं, देखिए इसमें भी डिपेंड करता है। अगर तो आप ऐसा कोई बिज़नेस कर रहे हैं कि आपकी ऑडियंस थोड़ी सी अडल्ट ऑडियंस है, मींस के वो अबव 40 अबव 50 है, तो डेफिनेटली वो लोग एआई के ऊपर इतना ज़्यादा रिलाई नहीं करेंगे, वो पुराने मेथड्स को यूज़ करेंगे, वो गूगल पे ही जाके सर्च करेंगे। अगर तो आपकी इस टाइप की सर्विसेज हैं और आपकी इस टाइप की ऑडियंस है तो आप डेफिनेटली गूगल के ऊपर ही रिलाई करेंगे इस वक्त। और इन केस अगर आपकी जो है लेट्स सपोज ऐसी ऑडियंस है जो यंगस्टर्स हैं, अब आपको पता है यंगस्टर जो हैं वो गूगल से ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं चैट जीपीटी के ऊपर, तो आपको फिर डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपनी वेबसाइट्स को या अपने बिजनेस मॉडल को चेंज करना पड़ेगा, मार्केटिंग को चेंज करना पड़ेगा कि आपको ये पता हो कि चैट जीपीटी या किसी भी एआई सर्च इंजन के ऊपर किस तरीके से अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना है। तो उसके लिए फ़िलहाल आप एसईओ ना छोड़ें, आप अभी पैरेलल चलते रहें, लेकिन आप फ्यूचर होमवर्क भी करके रखें कि अगर लेट्स सपोज एक चेंज आता है मार्केट के अंदर फ़ौरन से स्वाइप, तो आपको किस तरीके से स्वाइप करना है और अपने पूरे बिजनेस को लेके जाना है किसी और सर्च इंजन के ऊपर। अच्छा, इसी तरीके से मैं एक और बात कनेक्ट कर दूं। लास्ट ईयर एप्पल ने भी जो है वो अनाउंस किया था कि वो भी अपना एक सर्च इंजन लॉन्च कर रहा है। तो अब डेफिनेटली अगर एप्पल का भी सर्च इंजन आ जाता है तो बीइंग एन एसईओ और डिजिटल मार्केटर लोगों की और ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि अब वो डेफिनेटली चार्ज करेगा 3 टाइप से क्लाइंट से। वो बोलेगा कि मैं गूगल पे भी आपको रैंक कराऊंगा, एप्पल के भी सर्च इंजन में भी रैंक कराऊंगा और आपको मैं एआई के सर्च इंजन में भी रैंक कराऊंगा, तो डेफिनेटली उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो एआई के आने के बाद मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये मार्केट में एक बहुत बड़ा बबल बना हुआ है कि एसईओ डेड हो गई है, और ये हर साल आता है बबल, डिजिटल मार्केटिंग डेड हो गई, एसईओ डेड हो गई, तो ये बबल डेफिनेटली रियलिस्टिक नहीं है। ये आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को और ज़्यादा इन्हेंस करेगा एआई। तो अभी अगर बात करें तो अभी क्या प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, अभी लोग काम कर रहे हैं? डेफिनेटली मिल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स तो बहुत हैं। इवन के इस साल दिसंबर बहुत ना डाउन जाता है, क्योंकि यूएस और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर वही न्यू ईयर और क्रिसमस की हॉलीडेज़ होती हैं, और वो उनके नवंबर से जो है वो स्टार्ट हो जाता है हॉलीडेज़। लेकिन इस साल वाहिद है कि दिसंबर में अच्छी खासी एक तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हुई हैं, आपने भी लिंक्डइन पे देखा होगा, मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं, प्लस क्लाइंट्स की क्यूरीज भी जनरेट हो रही हैं। मीन्स के वो हॉलीडेज़ वाला मुझे लग रहा है इस साल जो है वो सीज़न उन्होंने इतना ज़्यादा एंजॉय नहीं किया, वो फोकस हुए हैं बिजनेस जनरेशन भी। सबके बिजनेस बहुत हाई चले, आई थिंक। बिल्कुल, वहाँ पे कोई नाम नहीं लेना चाहिए, वहाँ पे सियासती भी चेंजेस हो गए तो उसकी वजह से भी बिल्कुल फ़र्क पड़ा है। अभी तो हम लोग अभी पूरा पैक जैम चल रहे होते हैं ऑनलाइन, बिल्कुल ऐसा ही ऑनलाइन वाले बनने एकदम से इतना ज़्यादा हाइप हुई है। सिर्फ एसईओ की अगर बात ना करें तो इसके अलावा जितने भी प्रोजेक्ट जिनसे भी बात करें यार फुल पैक चल रहे हैं। बिल्कुल, मतलब इतने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, मतलब नहीं कहाँ से एकदम से बहुत सारे लोग काम करना शुरू कर दिया इस वक्त। बिल्कुल ऐसा ही। तो अभी मैंने एक दो चीज़ें नोट की हैं। अगर एक चीज़ और जो मैं भी थोड़ा दिनों पहले रिसर्च कर रहा था कि अगर मैं कीवर्ड डाल के वहाँ से वो तो अभी खुद भी कीवर्ड्स बता देता है चैट जीपीटी के थ्रू, वो और उसके अंदर कितना फ़र्क होता है? अच्छा, चैट जीपीटी के जो कीवर्ड्स हैं ना वो अभी इतने ज़्यादा मज़े के नहीं है। अगर आप उसको कंपेयर करें कोई भी पेड टूल से, लेट्स सपोज आप एचरफ से कंपेयर कर लें, SEMrush से कर लें, या इवन के गूगल का फ्री कीवर्ड प्लानर टूल से भी कंपेयर कर लें, तो अभी चैट जीपीटी के पास इतना ज़्यादा अच्छा डेटा नहीं आया कीवर्ड्स के अकॉर्डिंगली। वो आपको बहुत ज़्यादा जेनेरिक कीवर्ड्स दे देगा, किसी नीश के अंदर वो आपको प्रॉपर कीवर्ड दे देता है। अब वो डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी प्रॉम्प्ट दे रहे हैं उसको। जितनी अच्छी प्रॉम्प्ट देंगे, जितनी बड़ी प्रॉम्प्ट देंगे, या जितना प्रिसाइज उसको डिस्क्राइब करेंगे कि आपको एक्चुअल में चाहिए क्या कीवर्ड, तब तो वो आपको अच्छे कीवर्ड्स निकाल के दे देगा। लेकिन अगर आपने बिल्कुल जेनेरिक सी क्यूरी डाल दी तो उस पर वो आपको बहुत जेनेरिक सी कीवर्ड देगा।
तो अभी कीवर्ड्स के लिए रिकमेंडेशन यही है कि आप चैट जीपीटी के ऊपर रिलाय ना करें। आप जो पुराना मेथड है, जो टूल्स यूज़ करें आप, वो कोई भी टूल हो, Ahrefs हो, SEMrush हो या कीवर्ड प्लानर टूल हो, तो आप उसी पे रहते हुए जो अभी रिसर्च करें। अभी मैंने रिसेंटली सर्च किया था मैंने खुद भी, तो जैसे अभी अगर हम कीवर्ड प्लानर पे जाते हैं ना, तो वो जैसे अगर मैंने अभी एम्ब्रॉयडरी का डाला तो वो 500-700 कीवर्ड देता है। बट मुझे चैट जीपीटी की एक चीज़ अच्छी लगी, उन्होंने बोला कि यार इस कीवर्ड नहीं बताता, वो कहता है कि ये कैटेगरीज करके कर देता है उसको। बिल्कुल। और वो हम उसको कीवर्ड के अंदर स्टफिंग करते थे, पर वो कहता था जैसे एम्ब्रॉयडरी नहीं है, लोगो डिजिटाइजिंग अलग है। लेकिन वो मैंने देखा कभी कभार ना उसको शायद गूगल रोक देता है, कभी कभार तो वो कीवर्ड के सर्च ला देता है। बिल्कुल। वो कभी मैंने उसको बोला कि यार मुझे इसके आगे सर्चेस भी मेंशन कर दें, रेलेवेंट वेबसाइट भी मेंशन कर दे, तो पहले बहुत टाइम लगता था कि एक सर्च को जाके, लेकिन कभी करना वो अटक जाता, बोलता मेरी पॉलिसी का मसला है, मेरी पॉलिसी का मसला है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा देखिए, इसमें ना एक मैं आपको मज़े की बात बताऊं, चैट जीपीटी का एक बहुत अच्छी चीज़ है। लेट्स सपोज आपने कीवर्ड प्लानर से 500 कीवर्ड्स निकाल लिए। अब आपको उसने एक चंक डेटा दे दिया जो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं इसमें से कौन सी कीवर्ड कैटेगरी कैसे करें, बिल्कुल फ़िल्टर करूं। तो आप अगर आपने वही कीवर्ड सारे चैट जीपीटी को दे दिए ना, या कोई भी एआई टूल को दे दिए, तो वो क्या करेगा, बड़े ब्यूटीफुल तरीके से, खूबसूरत तरीके से जो ना वो आपको कैटेगरी वाइज डिवाइड करके दे देगा। जैसे लेट्स सपोज मैंने कीवर्ड रिसर्च करी, लोगो डिज़ाइन सर्विसेज, मैंने कीवर्ड डाल दिया। अब उसने मुझे 500 कीवर्ड्स दे दिए, जिसमें 3D लोगो डिज़ाइन भी दे दिया, उसने सिग्नेचर लोगो भी दे दिया, कार्टूनिक लोगो भी दे दिया, विंटेज लोगो भी दे दिया, इसी तरीके से मल्टीपल टाइप्स दे दी। अब मैं चैट जीपीटी को क्या बोलूँगा कि भाई ये 500 कीवर्ड जो हैं मुझे कैटेगरीज वाइज बना के दे दो, कि इसमें से कौन से कीवर्ड जो हैं वो मेरे 3D वाले पेज में जाएंगे, कौन से कीवर्ड मेरे विंटेज वाले में जाएंगे, कौन से कीवर्ड मेरे कार्टूनिक में जाएंगे, कौन से कीवर्ड मेरे नॉर्मल लोगो डिज़ाइन वाले में जाएंगे। तो आपको बड़े प्रॉपर तरीके से जो ना पूरा एक रोड मैप बना के दे देगा कि भाई ये वो 50 कीवर्ड हैं जो आपके मेन लोगो डिज़ाइन सर्विस वाले पेज में जाएंगे, ये वो 30 कीवर्ड हैं जो आपके विंटेज वाले में जाएंगे, ये वो लेट्स सपोज 5 कीवर्ड्स हैं जो आपके कार्टूनिक वाले में जाएंगे। तो इस तरीके से वो आपको डिवाइड करके दे देगा। तो जो आपका मैनुअल वर्क था ना, वो बड़े तरीके से इजी हो गया। चैट जीपीटी ने आपको विद इन वन स्क्रिप्ट जो है, प्रॉम्प्ट जो है वो करके दे दिया। और ये पहले बहुत ज़्यादा टाइम लगता था रिसर्च करने में, उसमें बहुत, अभी ऐसा लगता थोड़ा फास्ट हो गया। दूसरा, अगर उसके आर्टिकल अगर डाल देते हैं भी, एक ये भी डिबेट चलती है कि अगर हम उससे लिख के डाल देते हैं तो काम निकल जाता है या नहीं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। अच्छा देखिए, इसमें जो है 2 चीज़ें, इसको मैं इस तरीके से डिवाइड करूँगा। लेट्स सपोज अगर तो आपकी इंडस्ट्री में कंपटीशन नहीं है, आपको पता है कि अगर आप एसईओ करेंगे और कोई भी बड़े जाइंट्स नहीं बैठे हुए आपकी कैटेगरी के अंदर, तो आप फिर तो एआई कंटेंट डाल दें, वो इजीली रैंक हो जाएगा। लेकिन इन केस अगर आप कोई ऐसी इंडस्ट्री में, जैसे डिजिटाइजिंग एक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, इसी तरीके से लोगो एक कॉम्पिटिटिव है, डिजिटल मार्केटिंग कॉम्पिटिटिव है, या लेट्स सपोज लॉ फर्म ले लें, मेडिकल फर्म ले लें, या इंश्योरेंस फर्म ले लें, किसी भी इस टाइप की जो कि हाई डिमांड या हाई टिकट आइटम वाली हैं, या जिन पे कंपटीशन ज़्यादा है, अगर आप उन पे एआई कंटेंट डालेंगे तो वो आपका रैंक नहीं होगा। अब ये मैंने खुद प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके भी देखा है। मैं मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ के लिए काम कर रहा हूँ। कुछ हाई कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज़ हैं, कुछ लो कॉम्पिटिशन वाली हैं। तो जिन हाई कॉम्पिटिशन वाली इंडस्ट्रीज़ में मैंने एआई कंटेंट डाला ना, तो वो आपको एक सर्टेन टाइम के लिए स्पाइक तो देता है, एक बूम आता है आपकी वेबसाइट पे, आपकी रैंकिंग इंप्रूव होती है, लेकिन फ़ौरन से फिर कुछ टाइम बाद जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। लेकिन इसी तरीके से अगर आप कोई ऐसी इंडस्ट्री में डालें एआई कंटेंट जिस पे कंपटीशन ही नहीं है, या लेट्स सपोज आप पाकिस्तान में एसईओ कर रहे हैं, पाकिस्तान में आप डिजिटाइजिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, आपको पता है पाकिस्तान में कंपटीशन नहीं है, तो पाकिस्तान में आपका कीवर्ड ईजिली रैंक कर जाएंगे। और बहुत से आपको ऐसी वेबसाइट्स मिलेंगी जो कि कोर्सेज़ वगैरह करवा रही हैं डिजिटल मार्केटिंग के, वो सारे, और वो पाकिस्तानी लोकल स्टूडेंट्स को टारगेट कर रही हैं। उन्होंने एआई कंटेंट डाला हुआ है और वो इजीली रैंक कर रही हैं विदाउट एनी कोई भी हैसल। अब वही चीज़ अगर आप लेट्स सपोज यूएस में अपने कोर्सेज़ को सेल कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली वहाँ पर आप रैंक नहीं कर पाएंगे, आपको वहाँ पर ह्यूमन रिटन कंटेंट चाहिए। तो ये वैरी करता है कंपटीशन टू कंपटीशन। कंपटीशन नहीं है, रैंक कर जाएगा। कंपटीशन है तो आपको ह्यूमन टच चाहिए ही चाहिए। और अगर कुछ इस तरह का भी होता है कि अगर किसी को वेबसाइट सिर्फ बनानी है अपनी, उसको गूगल पर रैंक ही नहीं करना है, तो वो तो फिर डेफिनेटली वो डाल दे, उसका निकाल के अपना पैसे भी बचाए कंटेंट राइटर को देने के लिए, और आसान होता है। बिल्कुल ऐसे ही। लेट्स सपोज आपका बिजनेस है, आप कहते हो कि मुझे फ्यूचर में एसईओ नहीं करवानी, मुझे सिर्फ गूगल एड्स चलाना है, या मुझे सिर्फ फेसबुक मार्केटिंग करके बिजनेस जनरेट करना है, तो आपके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है कि आप एआई कंटेंट जो है वो डालें अपनी वेबसाइट में। और वो ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा खर्चा करने की, नहीं है, क्योंकि उस पर ना सस्पेंशन होगी गूगल एड्स की, ना फेसबुक एड्स की सस्पेंशन। अच्छा, मैंने तुम्हारी एक अच्छी चीज़ और देखी है, तुम्हारा लिंक्डइन बड़ा रैंक हुआ है, तो वो भी तुमने एसईओ के थ्रू रैंक किया हुआ है? बिल्कुल ऐसे ही है। 90 कितने, 97, 93? 93,000 फॉलोवर्स हैं, 93 के। तो वो भी एसईओ की टेक्निक से रैंक किया तुमने? देखिए, उसमें भी मेहनत लगी है, ओवर द नाइट नहीं हुआ। वो भी लोग पूछते हैं कि यार कैसे किया इतनी जल्दी ग्रो। मैंने कहा इतनी जल्दी नहीं है, वो मेरी पिछले 3 साल की एफर्ट्स हैं जो मैंने एसईओ लिंक्डइन में डाली। मैं लिंक्डइन तब से यूज़ कर रहा हूँ जब
पाकिस्तानी ऑडियंस को पता भी नहीं होगा इतना ज़्यादा लिंक्डइन के बारे में। मेरा कोई 11 साल पुराना अकाउंट है, तो मैं 11 साल से लिंक्डइन यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन एक्टिवली जो है मैंने वो लास्ट 3 ईयर्स या 3.5 ईयर्स से जो मैंने एक्टिवली उसको यूज़ करना शुरू किया। तो अब काफ़ी पॉपुलेशन आई है पाकिस्तानी, पहले वो फेसबुक इंस्टाग्राम पे होती थी, अब वो लिंक्डइन पे आए हैं। लेकिन डेफिनेटली मुझे फ़र्स्ट अर्ली एडवांटेज मिल गया वहाँ पर, क्योंकि जब कोई बंदा यूज़ नहीं कर रहा था लिंक्डइन और मैंने वहाँ पर कंटेंट क्रिएशन करी, कंटेंट डालना शुरू किया। लोग कंटेंट डालते थे फेसबुक इंस्टा के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, मैं कंटेंट डालता था लिंक्डइन के ऊपर। तो मुझे डेफिनेटली वहाँ पर कॉम्पिटिशन नहीं था, तो मुझे कम टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो एक अच्छी, अभी रैंक करना थोड़ा मुश्किल होता है, अभी फॉलोअर्स बढ़ाना मुश्किल है। अब बहुत टिपिकल हो गया। अब लिंक्डइन ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दिया, अब वो आपके फॉलोअर्स को भी डिक्रीज़ कर देता है खुद, विदाउट एनी रीज़न वो आपके फॉलोअर्स को डाउन कर देगा। जहाँ उसको लगेगा कोई भी आपने सस्पिशियस एक्टिविटी की हुई है या आपने कोई फेक फॉलोअर्स लिए हुए हैं या कुछ भी किया हुआ आपने, वो आपके फॉलोअर्स भी डिक्रीज़ करेगा और आपका अकाउंट भी सस्पेंड करेगा। अभी रिसेंटली लास्ट मंथ ही बहुत सारे लोगों के लिंक्डइन अकाउंट सस्पेंड हुए। वो क्या कर रहे थे, बेसिकली लिंक्डइन का एक एल्गोरिथम है, जितनी ज़्यादा आप कमेंटिंग करेंगे ना दूसरों की पोस्ट पे जाके, आपकी प्रोफाइल की विजिबिलिटी उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। तो AI टूल्स आए हुए मार्केट के अंदर, गूगल एक्सटेंशंस आई हुई हैं, वो आप इंस्टॉल करें, विद इन 1 क्लिक आप किसी भी पोस्ट के ऊपर जाके जो है वो कमेंट कर सकते हैं। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो AI जो है वो उस कंटेंट को रीड करे, कमेंट लिख के आपको पोस्ट कर देगा। तो अब डेफिनेटली जब ये इतना ज़्यादा कॉमन हुआ तो लिंक्डइन ने इसके ऊपर क्रैकडाउन शुरू कर दिया। अब लिंक्डइन ने जो है वो जो भी लोग AI एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं या AI कंटेंट डाल रहे हैं अपने कमेंटिंग के अंदर, उन सब की प्रोफाइल्स को जो है वो सस्पेंड कर रहा है, जो कि अच्छी चीज़ है। जो डेफिनेटली मेहनत करके जो है अपनी प्रोफाइल को ग्रो कर रहे हैं, अब उनको डेफिनेटली चांस मिलेगा। जो शॉर्टकट ढूंढ रहे थे वो ऑटोमेटिकली फिल्टर। लिंक्डइन प्रोफाइल ग्रो करने का क्या तरीका है? अच्छा, इसके अंदर देखें 2 मेन चीज़ें। नंबर 1 चीज़ ये कि आप जितना ज़्यादा लोगों की पोस्ट के ऊपर जाके इंगेज करेंगे, हमें खुद जाके करना है, बिल्कुल खुद ह्यूमन टच देना है। अब देखें, आपकी किसी पोस्ट के ऊपर कोई कमेंट कर रहा है और आपको उस कमेंट को रीड करके आइडिया हो रहा है कि यार ये तो ह्यूमन कंटेंट नहीं, ये AI कंटेंट लग रहा है, तो डेफिनेटली आप उस प्रोफाइल पे कभी भी ना विजिट करेंगे ना उसको फॉलो करेंगे। आप बोलेंगे यार ये प्रोफाइल बेकार है, ये स्कैम ही कर रही है, AI से जो है, या कोई भी इसने स्क्रिप्ट डाली है उसके थ्रू ये कमेंटिंग कर रही है, तो आप उसकी प्रोफाइल को कभी भी चेक नहीं करेंगे। वहीं पर ही अगर कोई बंदा आपने कोई पोस्ट डाली, उस पोस्ट को रीड करने के बाद वो अपना कोई इनपुट दे रहा है उसके अंदर, या वो आपकी बात से एग्री या डिसएग्री कर रहा है या कोई भी चीज़ कर रहा है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहा है आपकी पोस्ट के बाद, आप डेफिनेटली उसकी प्रोफाइल को जाके विजिट करोगे, यार इसने बड़ा अच्छा कमेंट किया है, ये आखिर है कौन बंदा। आप उसको डेफिनेटली फॉलो भी करोगे या आप उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजोगे, वहाँ पर कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजोगे। तो नंबर 1 चीज़ ये है कि आपने जो है वो कमेंटिंग करनी है, अपनी विजिबिलिटी बढ़ानी है। अब कमेंटिंग के भी बड़े इसमें 2 मेथड्स हैं जो स्ट्रेटजीज लोग पेड कोर्स के अंदर बता रहे होते हैं। मैं डेफिनेटली ये चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मल्टीपल पॉडकास्ट के अंदर भी मैंने बताई है, आज भी बताता हूँ। पहले ही पॉडकास्ट किया तुमने? जी। अच्छा। तो उसके अंदर मैंने किया है, तो उसके अंदर क्या है, बेसिकली आपने 2 लिस्ट बनानी है। नंबर 1 लिस्ट, आपने एक टॉप इन्फ्लुएंसर्स को हंट करना है। कोई भी 15-20 आपने टॉप इन्फ्लुएंसर्स निकाल ली जो लिंक्डइन पे एक्टिवली हैं, मिक्स हों, वो गोरे भी हों, पाकिस्तानी भी हों, इंडियंस भी हों या अरेबिक भी हों। 100 निकाल लिए? नहीं, 150 निकाले आपने, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपको टाइम टेकिंग काम है ये, क्योंकि आपको डेली एक्टिविटी करनी है इसके अंदर। आपने टॉप 20 निकाल लिए। अच्छा, इसी तरीके से आपने फिर लोकल टॉप 20 निकाल लिए कि भाई लोकल पाकिस्तानी मार्केट के अंदर कौन से टॉप 20 हैं। अभी अब 40 लोग आपने निकाली ना, इन 40 लोगों पे डेली आपने जाके कोई ना कोई कमेंटिंग करनी है, इनकी प्रोफाइल खोलनी है, जो भी रीसेंट पोस्ट आई हुई है उनकी रीसेंट पोस्ट पे जाके आपने कमेंट कर देना है और लाइक कर देना उनकी पोस्ट को, या अगर रीशेयर करें तो रीशेयर करते हैं उसको। उससे क्या होगा, एक दिन वो देखेगा, एक दिन नोट नहीं करेगा वो बंदा, दूसरे दिन नोट नहीं करेगा, तीसरे दिन नोट नहीं करेगा। जब कंटिन्यूसली आप उनकी प्रोफाइल्स के ऊपर जाके विजिट कर रहे होंगे ना, या उनकी प्रोफाइल के ऊपर जाके जो है वो आप कमेंटिंग कर रहे होंगे उनकी पोस्ट के ऊपर, तो एक टाइम आएगा कि आपकी प्रोफाइल को वो लाजमी विजिट करेगा, या तो वो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज देगा, या तो आपको फॉलो कर लेगा, या तो आपके उस रिप्लाई को रिप्लाई बैक कर देगा। तो इसी तरीके से जिस दिन उस बंदे ने, उस इन्फ्लुएंसर ने आपकी उस पोस्ट को उस कमेंट को जो है वो लाइक कर दिया या कमेंट का रिप्लाई कर दिया, तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफाइल के ऊपर रीच आना स्टार्ट हो जाएगी। लेट्स सपोज मेरी एक पोस्ट है, उस पर लेट्स सपोज 1000 रिएक्शंस है, उस 1000 रिएक्शन में से लेट्स सपोज 50 लोगों ने कमेंट किया, 50 लोगों में से एक बंदा था उसका कमेंट बहुत अच्छा था, उस कमेंट के ऊपर लोगों ने लाइक किया उस बंदे की कमेंट को, उस पे ऊपर उन्होंने दोबारा से पोस्ट कमेंट किया, तो उस बंदे की पोस्ट के ऊपर, उस बंदे की कमेंट के ऊपर जो है इंगेजमेंट आना शुरू हो गई। तो ऑटोमेटिकली लिंक्डइन क्या करता है, लेट्स सपोज मेरी एक पोस्ट है, उसके ऊपर लिखा हुआ है 1000 लाइक्स हुए में, 50 लोगों ने कमेंट किया, ये एक प्रोफाइल है, लेट्स सपोज इस बंदे के
रिप्लाई के ऊपर लोगों ने 50 रिप्लाई किए हैं और 200 लाइक्स आए हैं, तो उस बंदे की विजिबिलिटी जो है वो लिंक्डइन के ऊपर एनहांस होकर आना शुरू हो जाएगी। वो उसका कमेंट टॉप पे ही दिखना शुरू हो जाएगा, तो लोग उसकी प्रोफाइल को विजिट करेंगे और उसको फॉलो करेंगे, तो वहाँ से उससे कनेक्शन जो है बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब तुमने इसमें डिफरेंट कंटेंट स्ट्रेटजी रखी है कि इन्फ्लुएंसर के नीचे अपना कंटेंट क्रिएट करें, अपने पेज पर ना करें। नहीं, नंबर 1 चीज़ होगी। अब मैं अपने पेज के ऊपर आ रहा हूँ, ये अभी फर्स्ट एक्टिविटी है, इसलिए मैंने कहा था कि आप 40 रख लें तो 40 में भी अच्छा खासा आपका जो है वो टाइम टेकिंग वाला काम है, पूरे आधे दिन की एक्टिविटी है। इसके बाद आपने सेकंड क्या करना है, सेकंड आप अपने डेफिनेटली अपनी पोस्ट क्रिएट करके जो है वो आपने डालनी है। लिंक्डइन के ऊपर 2 किस्म की पोस्ट बहुत चलती हैं, अब 3 हो गई हैं। नंबर 1 वीडियो कंटेंट लिंक्डइन बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहा है, क्योंकि लिंक्डइन ने रिसेंटली जो है वो अपना जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरीज़ वाला है, लिंक्डइन ने भी रिसेंटली वो अपना ऑप्शन लॉन्च किया, तो स्टोरीज़ को लिंक्डइन बहुत प्रमोट कर रहा है। तो आप अपना वीडियो कंटेंट डालें, उस पर अच्छी इंगेज आ रही है। अच्छा, लेट्स सपोज अगर आप वीडियो कंटेंट नहीं डाल सकते क्योंकि पाकिस्तानी आवाम थोड़ा हेजिटेट फील करती है वीडियोज़ बनाने में, तो सेकेंड ऑप्शन क्या है, आप कोट्स डालें। लिंक्डइन के ऊपर कोट्स जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल जाते हैं। कोई भी मोटिवेशनल कोट्स आप डाल दिए, आपने अक्सर देखा होगा, मैंने बिलबोर्ड पकड़ के जो है उस पर कोट्स लिखे हुए हैं, तो वो पोस्ट मेरी अब उस स्टाइल को अंग्रेज़ भी फॉलो कर रहे हैं। मैंने कल भी एक देखा अंग्रेज़ जो लिंक्डइन टॉप वॉइस बैच उसको मिला हुआ है, उसने भी वही सेम कॉन्सेप्ट जो है बिलबोर्ड पकड़ के जो उसने एक मैसेज लिखा हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो है वो इस मेरे यूनिक कॉन्सेप्ट को जो है वो कॉपी किया और अच्छी खासी उस पे इंगेजमेंट आ रही है, क्योंकि ये बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट है कि आपने एक बिलबोर्ड पकड़ा हुआ है हाथ में, वाइट बोर्ड पकड़ा हुआ है, उस वाइट बोर्ड के ऊपर जो है वो आपने जो है अपना कोई भी कोड या कोई भी मैसेज लिखा हुआ है। मैं ज़्यादातर बात करता हूँ थोड़ी सेंटी बातों के ऊपर या तो ऑफिस पॉलिटिक्स के ऊपर। ऑफिस पॉलिटिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो जिससे हर बंदा परेशान है जो ऑफिस गोइंग बंदा है, तो मेरे ज़्यादातर मैसेजेस जो हैं वो ऑफिस पॉलिटिक्स के ऊपर होते हैं और ज़्यादातर लोग उस चीज़ से रिलेट करते हैं, तो उस पर मेरी ऑटोमेटिकली इंगेजमेंट आना स्टार्ट हो जाती है। और इसी तरीके से आप जो है वो कह लें कि अगर क्या कहते हैं दुखती रग पकड़ी है असल में, इसका बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और थर्ड नंबर पे अगर आप जो है कह लें कि कोई पोल्स वगैरह क्रिएट करें, लिंक्डइन के ऊपर पोल्स सिस्टम भी है, तो उन पोल्स के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो लिंक्डइन उसको बूस्ट करता है और मल्टीपल लोगों तक जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी पोस्ट को जो है वो रीच देता है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो ये 3 चीज़ें अगर आप करते हैं, समझाओ जरा दोबारा से क्या होगा। सो लेट्स सपोज लिंक्डइन पे पोल्स सिस्टम किसके पास बहुत कम आते हैं, वो तो कोई नहीं, अब तो हर बंदे की प्रोफाइल में पोल सिस्टम आ रहा है। जब वो आप पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो नीचे बॉटम पे आप देखेंगे तो आपको बोलेगा आप वीडियो अपलोड करना चाह रहे हो, इमेज अपलोड करना चाह रहे हो, आर्टिकल लिखना चाह रहे हो या पोल क्रिएट करना चाह रहे हो, तो आप पोल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको वो पूरा पोल सिस्टम खुल जाएगा। उसमें आप पूछेगा कि आप किस क्वेश्चन के ऊपर पोल पूछना चाह रहे हो। जैसे लेट्स सपोज मैंने क्वेश्चन क्रिएट कर दिया कि इन 2025 SEO इज डेड, ठीक है। अब उस पोल का ये मैंने क्वेश्चन बना दिया, उसके नीचे फिर मैंने आंसर्स लिख दिए, येस, नो, मे बी, 3 मैंने यहाँ जो है वो अपने आंसर्स दे दिए। अब लोग क्या करेंगे, कुछ लोग डेफिनेटली येस पे क्लिक करेंगे, कुछ लोग नो पे करेंगे, कुछ लोग मे बी भी करेंगे, और नीचे फिर कमेंट का भी ऑप्शन होता है कि और आपने लिख दिया कि अगर आपका कोई और ओपिनियन है तो आप नीचे कमेंट के अंदर अपना ओपिनियन शेयर करें। तो इससे क्या होगा, लिंक्डइन जो है आपकी इस पोल को जो है मल्टीपल लोगों तक ऑटोमेटिकली पहुँचाना शुरू कर देगा, तो इससे आपकी डेफिनेटली एक अच्छी चार्म और एक अच्छी रीच जो है वो बिल्ड हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया, वो भी है, वो ये है कि लिंक्डइन के ऊपर ग्रुप्स भी हैं। मतलब ग्रुप्स क्या हैं, आपने ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं जो भी आपकी फील्ड है उससे रिलेटेड। जैसे मेरी फील्ड डिजिटल मार्केटिंग और SEO, तो मैंने मोस्टली इन्हीं ग्रुप्स को ज्वाइन किया हुआ। तो इन ग्रुप्स के अंदर जाके जो मैं पोस्टिंग वगैरह कर रहा होता हूँ, प्रमोशनल पोस्टिंग नहीं करता मैं, कोई भी एजुकेशनल कंटेंट डालता हूँ। जैसे लेट्स सपोज मैंने एक कंटेंट डाल दिया कि भाई मैंने ये एक नया कोई प्लगइन लॉन्च किया है जो कि SEO के अंदर हेल्प आउट कर सकता है, या ये मैंने कोई एक नया आर्टिकल लिखा है जिस आप 2025 के अंदर जो इस तरीके से अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हो। तो आपने एजुकेशनल कंटेंट ग्रुप्स के अंदर पोस्ट करना है, तो वहाँ से भी आपके पास रीच आती है, प्लस आपके पास वहाँ से क्लाइंट्स भी आते हैं, क्योंकि उन ग्रुप्स के अंदर मल्टीपल क्लाइंट्स भी होते हैं जिनको SEO की सर्विसेज चाहिए होती हैं। तो वो जब आपके एजुकेशनल कंटेंट जब देखते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपको रीच आउट करना शुरू कर देते हैं कि भाई हमें ये सर्विस चाहिए, आप बताओ। तो जो अच्छा दूसरी ये चीज़ है कि इसी बात से मैं कनेक्ट करता हूँ फ्रीलांसिंग और लिंक्डइन को। पाकिस्तानी आवाम जो है वो फाइवर अपवर्क के ऊपर कूदी हुई है, जबकि वो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड मार्केट हो चुकी है। फाइवर अपवर्क के ऊपर कोई भी अगर न्यूबी बंदा जाता है ना, तो वो वहाँ से अर्न नहीं कर पाएगा, उसको बहुत चैलेंजेस का फेस होगा। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप लिंक्डइन के ऊपर आ जाएं। लिंक्डइन के ऊपर अभी भी स्टिल इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। अगर आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को ग्रो करते हैं और वहाँ पर अगर आप अपनी सर्विसेज को पिच करते हैं, तो आप जो है वो ईज़िली कॉम्पिटिटिव मार्केट से निकल के जो है वो एक ऐसी ब्लू सी के अंदर आ जाएंगे कि जहाँ पर कोई भी कंपटीशन नहीं है, कोई भी आपका कॉम्पिटिटर नहीं है जो आपकी तरह सर्विसेज दे रहा हो, बहुत लिमिटेड है। लिंक्डइन की एक और ख़ूबसूरत बात ये है कि
एक वाहिद प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, ना ये ऑप्शन फेसबुक के पास है, ना ट्विटर के पास है, ना इंस्टाग्राम के पास है। लिंक्डइन के पास है कि आप डायरेक्टली किसी भी CEO को मैसेज कर सकते हो उसके इनबॉक्स के अंदर। जैसे लेट्स सपोज मुझे एलन मस्क को मैसेज करना है, और मुझे पता है एलन मस्क की यही प्रोफाइल है, क्योंकि लिंक्डइन के ऊपर फेक प्रोफाइल्स नहीं बन सकती। अब एलन मस्क है तो लिंक्डइन ने ऑटोमेटिकली उसको एक गोल्डन बैज दिया हुआ होगा कि ये टॉप वॉइस का बैज है, ये ऑथेंटिक प्रोफाइल है, तो मैं उसकी प्रोफाइल खोलूँगा, मैं उसको डायरेक्टली मैसेज कर सकता हूँ वहाँ पर जाके। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कोई किसी कंपनी के CEO को मैसेज करना चाह रहा हूँ तो मैं उसके डायरेक्टली इनबॉक्स में जाके जो है वो मैसेज ड्रॉप कर सकता हूँ। और लिंक्डइन एक वाहिद प्लेटफॉर्म है जहाँ तक मेरी स्टडी कहती है कि कोई बंदा फेसबुक का मैसेज इग्नोर कर सकता है, वो नहीं खोलेगा, वो इंस्टाग्राम के मैसेज को इग्नोर कर सकता है, नहीं खोलेगा, लेकिन वो लिंक्डइन के मैसेज को ज़रूर खोलता है चेक करने के लिए कि किस बंदे ने क्या मैसेज उसको किया है। तो अगर किसी बंदे ने, किसी CEO ने आपका मैसेज खोल लिया और आपने उसमें अपनी कोई सर्विस पिच की हुई है और उस सर्विस को नीड भी उस टाइम पे, तो डेफिनेटली वो आपको उसे कॉन्टैक्ट करेगा। सेकंड ऑप्शन क्या है, फ्रीलांसिंग। अगर आप लिंक्डइन के थ्रू पकड़ना चाह रहे हैं, आप एजुकेशनल कंटेंट डालना शुरू कर दें। उससे क्या होगा, जब कोई बंदा कोई कंपनी का CEO आपकी प्रोफाइल को देखेगा और देखेगा कि आपकी नॉलेज कितनी ज़्यादा और आप SEO के बारे में कितना ज़्यादा डिटेल के अंदर बताते हो, तो एक टाइम आएगा जब उसको SEO की नीड होगी तो फिर सबसे पहले आप ही का नाम उसके जहन में होगा, वो आप ही को हायर करेगा, आपसे ही सर्विस लेगा, क्योंकि वो आपको कंटिन्यूसली देख रहा है कि यार ये बंदा जो है वो एजुकेशनल कंटेंट डाल होता है। अच्छा, इसी तरीके से मेरे पास बहुत क्लाइंट्स आए हैं, क्योंकि मैं फाइवर अपवर्क छोड़े हुए मुझे कोई 3 साल हो गए। 3 साल से मैं अपवर्क पे टॉप रेटेड सेलर था, फाइवर पे मेरे 500+ रिव्यूज़ हैं। लेकिन जब मैं लिंक्डइन पे आया ना, तो मैंने अपवर्क फाइवर को टाटा बाय बाय कर दिया था, क्योंकि वहाँ पर हैसल नहीं थी और सारा प्रॉफिट आपकी अपनी जेब में आ रहा होता है। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में तो 20% आपने उनको देना है। तो मैं एजुकेशनल कंटेंट डालना शुरू किया मैंने, तो मेरे पास ऐसी क्लाइंट्स की क्यूरीज भी आई कि हमने आपको 1 साल से फॉलो किया हुआ, हमने आपको 6 मंथ से फॉलो किया हुआ, हमने आपकी ये पोस्ट देखी थी, तो आपकी बड़ी हमें इंस्पायर हुए हम आपसे, तो हमें अपनी ये सर्विस अपनी इस वेबसाइट की SEO करवानी है, हमें ये करवाना है, आप बताएं आप पे क्या चार्जेस हैं। तो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, ना मुझे उनको अप्रोच करना पड़ा। लिंक्डइन पे खुद लोग मेरे पास आ रहे हैं। फाइवर अपवर्क के ऊपर आपको जाना है लोगों के पास, ठीक है। लिंक्डइन एक वाइड प्लेटफॉर्म है जिस पे आपके पास खुद क्लाइंट चल के आ रहा है, बस आपको एजुकेशनल कंटेंट डालना है। और दूसरा मजे की बात है कि आप प्रोफाइल्स को चेक भी कर सकते हो कि है ये सामने वाला कस्टमर भी कितने पानी में, वरना अगर डायरेक्ट ईमेल आती है तो आप उसको एनालाइज करने में फंस जाते हो कि यार इसको मैं क्या कोटेशन करूँ, इसका क्या प्रोफाइल है, इसकी कंपनी क्या है। तो जब वो लिंक्डइन से आता है तो आपके उसका पूरा डेटा भी आ रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही। और ये बेनिफिट है। तुमने जो स्ट्रेटजी बताई थी उसको समराइज करने तुमने 4 तरीके बताए थे कि 15,000 से 40,000 बंदे कर ले। नहीं, 40,000 आप 40 खाली, हाँ 20 प्रोफाइल्स आप बिल्कुल 20 प्रोफाइल्स आप वो निकालें जो मल्टीपल है। 20 कर लेते, 20 प्लस माइनस कर लें 10%। देखिए वो आपके ऊपर है। अगर आप कहते हो कि नहीं मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा है, मैं तो फारिग बैठा हूँ, बिल्कुल वेला हूँ, तो आप 50 प्रोफाइल्स निकाल लें। ये मैंने 20 ऐसा बेंचमार्क निकाला है जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि डेफिनेटली मैं फुल टाइम लिंक्डइन के ऊपर एक्टिव नहीं हूँ। तो ये मैंने अपनी एक रोड मैप बताया। आप अपने हिसाब से, कोई भी बंदा करना चाह रहे इसको, वो अपने हिसाब से जो ऊपर नीचे करे। कोई कहता है मैं 50 कर सकता हूँ तो वो 50 कर ले, कोई कह रहा है मैं 100 कर सकता हूँ तो वो 100 कर ले। 20 ले ले, 20 लेने के बाद उस पर कमेंट करें। 20 आपने इंटरनेशनल ले लिया, उसके अंदर अब देखिए, अब आपकी फर्स्ट अप्रोच होनी चाहिए कि आपको क्लाइंट कहाँ का चाहिए। लेट्स सपोज आपको क्लाइंट चाहिए US का, तो आप 20 के 20 US के ले लें। अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे US में नहीं चाहिए, मेरी इंग्लिश प्रॉब्लम होगी, तो मैं इंडिया का ले लेता हूँ या मैं ले लेता हूँ UAE का। UAE के अंदर जो है इंग्लिश प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि उनकी इंग्लिश भी बहुत ख़राब होती है, ठीक है। तो वो आपकी इंग्लिश समझ जाते हैं आराम से। तो आपने शेखों को पकड़ लिया, उनकी प्रोफाइल को पकड़ लिया, उनकी प्रोफाइल पे आपने रीच करना स्टार्ट कर दिया। तो अब वो आपके ऊपर है, आप जहाँ पर कंफर्टेबल हैं आपने उस रीजन की जो है वो प्रोफाइल्स को ले लेना है और वहाँ से रीच करके फिर उनको कमेंट करा। सेकंड, फिर थर्ड तुमने देखा था कि एक और पे कि आप फिर कंटेंट क्रिएट कर लें कुछ, फिर उसमें कहा था कि पोलिंग कर लें। 4 तरीके थे ना, एक और ग्रुप और एक ग्रुप्स में और एजुकेशनल कंटेंट डालें, बटन हो गया। और इसी तरह से आपके, मेरा टॉपिक तो नहीं था लेकिन मुझे अच्छा लगा कि यार क्योंकि तुम्हारे फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा थे, तो वरना मेरा जो फोकस था जो था SEO के ऊपर ही, कि SEO की रैंकिंग क्या आजकल क्या सीन है, कि इतने ज़्यादा कंपटीशन। दूसरा इसमें SEO पर रैंकिंग में बड़ा टाइम लग जाता है और बड़ा पैसा लग जाता है, 6 महीने लग जाते हैं। तो कोई AI के आने की वजह से कोई छोटा कोई जुगाड़ निकला ही है कि फ़ौरन से कोई नहीं, अभी भी ऐसा नहीं है। अब तो मुझे लगता है और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, क्योंकि हर बंदा अब डिजिटलाइज हो रहा है। अब वो लोग भी मजबूरन आ रहे हैं कोविड के बाद से जो रिलाई नहीं करते थे डिजिटल के ऊपर, उनको फिजिकल रिलाई करते थे। तो इवेंचुअली कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ा है डिजिटल इंडस्ट्री के अंदर। अब वो भले SEO हो, गूगल एड्स हो, सोशल मीडिया हो, इवन कि अगर आपने ख़ुद भी एनालाइज़ किया हो कि अगर आप आज से 4 साल 5 साल पहले गूगल एड्स चलाते थे या फेसबुक एड्स चलाते थे, SEO करवा रहे थे,
तो तब इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, तब आपकी पैसे भी CPC इतने भी नहीं कम, जाते थे बिल्कुल यार। CPC भी कम थी, बहुत ही कम थी। बिल्कुल। तो अब क्या हुआ है, कोविड के बाद से हर बंदे को पता है कि भाई कभी भी शट डाउन हो सकता है दोबारा से, तो उन्होंने पैरेलल जो है वो अपना ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करना स्टार्ट कर दिए। अब बड़े बड़े ब्रांड जो हैं वो अब ऑनलाइन ज़्यादा कमा रहे हैं, रिटेल से कम कमाते हैं, अपनी फिजिकल शॉप से कम कमा रहे हैं, ऑनलाइन से ज़्यादा कमा रहे हैं। तो अब लोगों की जो बाइंग पावर और माइंड सेट है ना, वो भी चेंज हो गया। अब लोग जो है वो ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन कि वो बोलेंगे हम पूरा एक दिन ज़ाया करके जो है वो शॉपिंग के ऊपर जाएँ या कोई भी चीज़ परचेज़ करने जाएँ। तो कंपटीशन एवेंचुअली बढ़ा है, और AI के आने के बाद आपका काम आसान हुआ है, रैंकिंग आसान नहीं हुई। आपके लेट्स सपोज कोई काम अगर 9 घंटे में होता था, पूरे दिन आप लगा के एक कोई भी टास्क कंप्लीट कर देते थे, वो काम अब आपका आधा दिन या आधे दिन से भी कम में हो जाता है। वो डिपेंड वेरी करता है वो क्या टास्क क्या है, बिल्कुल। तो ये है कि आपका हैसल कम हो गया, अब आपका जो माइंड प्रेशर था वो कम हो गया, उस पर आपको रिलैक्सेशन मिल गई, रिलीफ मिल गया। अब वो AI जो है वो आपका सारा हैसल जो है बर्दाश्त कर रहा है। तो कोई ऐसा AI का टूल नहीं है कि जो ऑटोमेटिकली इसको सब बता दे, ये वाला कीवर्ड रैंक करना है, खुद ही बैकलिंक बना देगा वो आपके लिए? देखिए, बैकलिंक ऐसी एक वाई चीज़ है जो कि मुझे लगता है कभी भी एक तो ख़त्म नहीं होगी, प्लस कोई भी AI जो है वो उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो ऑटोमेशन वाले बैकलिंक्स है ना, वो तो आज से 10 साल पहले भी चलते थे। वो ऑटोमेशन, बिल्कुल। वो बैकलिंक जो फाइबर पे आपको $5 में 1000 बैकलिंक्स मिल जाते थे, वो भी क्या था, वो भी AI था, वो भी टूल्स ही जनरेट करता था। वो बेसिकली ऑटोमेशन था कि वो बस उसका एक टूल था, जाके खुद ही सबमिट कर देता था। तो तब भी वो उस पर आप रिलाई नहीं करते थे, तब भी गूगल पकड़ लेता था, और अब भी गूगल डेफिनेटली पकड़ेगा अगर कोई टूल मार्केट में ऐसा आ भी जाता है दोबारा से, जो कि बोले कि मैं बिल्कुल रेलेवेंट कमेंट भी करूँगा, बिल्कुल रेलेवेंट से भी निकालूंगा, तो डेफिनेटली गूगल ने उस चीज़ का भी तोड़ निकालना है, गूगल उस पर भी क्रैक डाउन करेगा। तो ये जो बैकलिंकिंग वाली एक्टिविटी है ना, तो ये तो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली, और ये मैनुअल वर्क ही चलेगा, ये ह्यूमन ने बैठ के बैकलिंक्स बनाने। हाँ, जो बाकी आप कह लें कि टेक्निकल चीज़ें हो गई या ऑन पेज की चीज़ें हो गई, वो किसी हद तक डेफिनेटली AI ने जो है वो आपका काम आसान किया, खासतौर पे ऑन साइट वाली चीज़ें, जो ऑन पेज SEO की चीज़ें होती हैं, जिसमें आपका मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया, कंटेंट का स्ट्रक्चर हो गया, कीवर्ड रिसर्च हो गई, ये सारी चीज़ें जो आपका AI जो है हैसल संभाल लेता है आपका। टेक्निकल SEO में जो है उसमें भी मैनुअल वर्क है, उसमें आपको टूल जो है वो आपको हेल्प आउट करते हैं, डेफिनेटली टूल्स तो काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, लेकिन काम आप ही को करना है उसके अंदर ही। वो AI आपको उसके अंदर हेल्प नहीं करेगा, AI आपको उसके अंदर गाइड कर देगा। जैसे लेट्स सपोज कोई एक आपकी वेबसाइट के अंदर टेक्निकल एरर आ गया सर्वर साइड का, अब आपको अगर सर्वर साइड की नॉलेज ही नहीं है, तो अब आप जाओगे गूगल के ऊपर, आर्टिकल्स रीड करोगे, वीडियोज़ देखोगे, तो उसमें आपका लगेगा टाइम, आप अच्छा खासा टाइम उसमें वेस्ट करोगे। वही सेम एरर आपने अगर ChatGPT को जाके बता दे, तो ChatGPT आपको सोल्यूशन दे देगा कि भाई सर्वर साइड का ये एरर है, अपनी होस्टिंग में जाके ये चीज़ें फिक्स करवा दो, होस्टिंग प्रोवाइडर से, आपको ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। तो कहाँ आपको अगर 1-2 घंटे रिसर्च में लग रहे थे, वहीं आपको 5 मिनट के अंदर जो AI ने जो आपको पूरा सोल्यूशन निकाल के दे दिया। तो इस हद तक आपका सोल्यूशन पहले भी अवेलेबल थे, सिर्फ गूगल पे ही प्रॉब्लम था कि ऐड की वजह से मैं ना सोल्यूशन ढूंढना पड़ता था, कि पहले ऐड आ गए, फिर अब उसके बाद सोल्यूशन आ रहा है, उसको पढ़ रहे हैं। उसमें AI के फ़ायदा ये हुआ कि वो उसी वक्त देता है, अनटिल अनलेस कि किसी दिन अगर इसने ऐड चलाना शुरू कर दिए तो भी मसला आ जाएगा। बिल्कुल। देखें, इसमें ऐसा है कि किसी बंदे ने अगर यूट्यूब पे वीडियो डाली, 10 मिनट की वीडियो डाली, आपने वो कोई प्रॉब्लम अपनी यूट्यूब पे डाली और आप उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो आपको 10 मिनट की वीडियो देखनी है, उसमें से सिर्फ 1 मिनट की जो बात होगी ना, उसने सोल्यूशन बताया होगा, बाकी के 9 मिनट्स जो है उसने इधर उधर की बातें की होंगी, तो आपके इवेंचुअली 10 मिनट ज़ाया होगा, क्यों आपको देखनी पूरी वीडियो पड़ेगी, क्यों आपको नहीं पता किस पॉइंट में जाके उसने वो आपसे बात की, जो उन्होंने हाईलाइट में दिखाया है। और इसी तरीके से आर्टिकल में भी यही है, आर्टिकल में भी आपको वो पूरा आर्टिकल पढ़ना है, 1000 वर्ड, 2000 वर्ड, 3000 वर्ड का, उसी के बीच में आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। तो वो आपका एक हैसल है, वो आपका टाइम ज़ाया, और आपकी एक एफर्ट लग रही है, आपको वीडियोज़ में भी एफर्ट लग रही है, देखनी पड़ रही है वीडियोज़, आर्टिकल रीड करने में भी आपकी एनर्जी लग रही है। तो AI ने जो वो आपका काम आसान कर दिया, जो आपने प्रॉम्प्ट देके उसको क्यूरी दी कि भाई ये प्रॉब्लम है, AI ने उसी का सोल्यूशन आपको एक विदिन 1 लाइन में बता दिया कि भाई ये सोल्यूशन है इसका, इस तरीके से उसको रिजॉल्व करो, और उससे टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी तो उसने कोई प्रोजेक्टिंग वगैरह भी कर दी है। बिल्कुल। अच्छा राफे, अक्सर हम किसी भी डिजिटल मार्केटिंग वाले के पास या SEO वाले के पास जाते हैं, तो वो कहता है कि भाई 6 महीने लगेंगे रैंक करने में, या उसको 3 महीने भी पहले हम आर्टिकल डालेंगे, फिर वो रैंक करेगा, और फिर अब बिज़नेस को इतना पैसा पहले SEO वाले को दे देगा 6 महीने, फिर कहीं वो रैंक कर पाया तो कर पाया, नहीं कर पाया तो पैसा तो गया। तो उसका कोई आसान तरीका है कि वो इस हैसल से निकल सके और अपना बिज़नेस को ग्रोथ कर सके? बिल्कुल ऐसा है। अच्छा देखें, इसमें बेसिकली मेरी रिकमेंडेशन कभी भी ये नहीं होती, अगर कि लेट्स सपोज आप कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करें, या आपने कोई नया सेटअप या कोई नया स्टार्टअप शुरू किया है और आपके पास इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम है, तो मेरी रिकमेंडेशन कभी भी आपको ये नहीं होगी पहले कि आप SEO की तरफ जाएँ, क्योंकि डेफिनेटली SEO
विल टेक टाइम। वो आपको 6-8 महीने 1 साल डिपेंड करता है कंपटीशन कितना है, इवन के 2-2 साल भी लग जाते हैं अगर कॉम्पिटिटिव नीश है। तो अगर आपने पहले 6-8 महीने विदाउट कुछ अर्न किए हुए पैसा अपना लगा दिया तो आप तो फिर जीरो पे आ गए हैं, आपको डेफिनेटली वो शट डाउन करना पड़ेगा अपना बिजनेस। तो मेरी रिकमेंडेशन हमेशा यही होती है कि आप जो है वो कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू और पेड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो है वो अपने बिजनेस को ग्रो करें, वहाँ से जो पैसा आ रहा है उसको री इन्वेस्ट करें अपने एसईओ के अंदर, क्योंकि मेन जो की है ना वो आपकी एसईओ है लॉन्गर रन के अंदर। क्योंकि गूगल एड्स कभी भी अपनी सीपीसी को ऊपर नीचे कर देते हैं। लेट्स सपोज अगर आज आपकी किसी बिजनेस की सीपीसी चल रही है $2, आपने पूरा अपना रोड मैप उसी $2 के अकॉर्डिंगली सेट किया होगा कि $2 मुझे पर सीपीसी पड़ रहा है, तो हर 10 क्लिक के बाद मुझे एक ऑर्डर आता है, तो मुझे इवेंचुअली लेट्स सपोज $50 की एक सेल आ रही है, तो $50 की सेल के बाद मुझे अपनी फोरकास्टिंग की हुई है कि मुझे इतनी की कॉस्टिंग आ रही है, इतने की शिपमेंट पड़ी है, या इतनी की मुझे सर्विस आगे पर डिलीवर करनी है। ये सारे खर्चे वर्चे आपने उस $2 की सीपीसी के ऊपर जो है वो रिलाई करके पूरा अपना फोरकास्टिंग की हुई होती है। इन केस अगर वो $2 की जगह गूगल ने उसको $5 कर दिया, तो आपकी सारी फोरकास्टिंग जो वहाँ पर इवेंचुअली ख़राब हो जाएगी और आप उल्टा लॉस पाना शुरू हो जाएंगे। तो आपको रिलाय हमेशा डेफिनेटली एसईओ के ऊपर ही करना है, लेकिन लॉन्गर रन में एसईओ के ऊपर रिलाय करना है। जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट के अंदर आपने या तो सोशल मीडिया के थ्रू बिजनेस जनरेट करना है, या तो आपने गूगल एड्स के थ्रू बिजनेस जनरेट करना है। कभी भी आपने एसईओ के थ्रू नहीं जाना, उसमें आपको डेफिनेटली फिर लॉसेस और बाकी आपके पेशेंस लेवल जो है बहुत ज़्यादा आपके डाउन हो जाएंगे, और आपको इवेंचुअली जो है वो समझ नहीं आएगा मुझे किस तरीके से बिजनेस ग्रो करना है। तो आप करें यहाँ से, उसके बाद आप कंटेंट मार्केटिंग करें, कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू अपना बिजनेस को जनरेट करें। उसके बाद इवेंचुअली फिर आप जो पैसा आ रहा है उसको री इन्वेस्ट करें एसईओ के अंदर। अच्छा, एसईओ के अंदर भी कभी भी आपने ये गलती नहीं करनी कि आपने पूरा एक टीम बिल्ड करके स्टार्टिंग में ही बैठ गए आप, कि लेट्स सपोज आपने 6-8 लोगों को हायर कर लिया स्टार्टिंग के अंदर ही, और आप उन 6-8 लोगों को हायर करके आपने उनको पे स्केल पे रख लिया, पेरोल आपका चलना स्टार्ट हो गया, और 6-8 महीने आपको पता है आपको कुछ नहीं वहाँ से आने वाला। तो आपने इवेंचुअली स्टार्ट ऐसे लेना है, आपने बेबी से स्टेप लेना है, जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ हर जहाँ मैं कंसल्टेंसी देता हूँ वहाँ मेरा यही रोड मैप होता है कि आपने स्टार्ट ऐसे लेना है कि आपने कभी भी हाई प्रोफाइल्स को हायर नहीं करना स्टार्ट के अंदर। आपने हमेशा रखना है जूनियर्स। आप इंटर्न्स पे बच्चों को रखें जो यूनिवर्सिटीज पास आउट हैं, वो आपको इजीली अच्छे से क्यों उठा लेते हैं यार? देखिए, फाइवर से अगर आप उठाएंगे ना तो आप रिलाय नहीं कर पाएंगे, वो क्वालिटी काम आपको प्रोवाइड नहीं करते। आपको रखनी इन हाउस ही पड़ेगी टीम। जितना अच्छा काम इन हाउस होता है ना, उतना अच्छा अगर आपने कोई डिजिटल एजेंसी भी हायर कर ली, वो भी आपको इतना अच्छा काम करके नहीं देगी। डिजिटल एजेंसी के बाद लेट्स सपोज आप चले जाते हैं, आपने लोकल कोई डिजिटल एजेंसी पकड़ लिया, आपने इंटरनेशनल कोई डिजिटल एजेंसी पकड़ ली, और उनके आपने ये चेक कर लिया रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं। इवेंचुअली क्या होता है डिजिटल एजेंसी के अंदर कि लेट्स सपोज आपने एक ABC डिजिटल एजेंसी पकड़ ली, उस डिजिटल एजेंसी के पास ऑलरेडी 50 क्लाइंट्स और हैं। अब उस 50 क्लाइंट्स को मैनेज करने के लिए सिर्फ 10 लोगों की टीम बैठी हुई है। अब हर बंदे के पास 3-3, 4-4 प्रोजेक्ट्स दिए हैं, तो वो डेफिनेटली एक बंदा 3-4 प्रोजेक्ट्स को जब मैनेज कर रहा है तो वो क्वालिटी काम प्रोवाइड नहीं कर सकता आपको, और इसको गेज भी नहीं कर सकते कि वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ये सबसे बड़ा मसला है। बिल्कुल ऐसे आपको उनकी रिपोर्टिंग जो मंथ के एंड में वो आपके साथ शेयर करेंगे, उसी पर रिलाय करके आपको उनको अपनी जो भी इन्वॉइसेस हैं वो हर महीने क्लियर करनी पड़ेंगी। तो वायबल मेथड यही है कि आप एक कह लेंगे कंसल्टेंट रखें स्टार्ट के अंदर, अच्छी प्रोफाइल वाला कंसल्टेंट रखें। उसको टास्क सिर्फ ये हो कि आपके ऑफिस के अंदर वो आपकी पूरी टीम को बिल्ड करे और उनको ट्रेनिंग्स वगैरह दें, और उनको पूरी जितनी भी उसकी नॉलेज है वो ट्रांसफ़र कर दे जूनियर्स के अंदर, इंटर्न्स के ऊपर, ताकि वो इंटर्न्स आपके बिजनेस को जो है वो एक टाइम आएगा मैनेज करना स्टार्ट कर देंगे, ऑटोमेशन के ऊपर चला जाएगा। उस कंसल्टेंट का काम क्या होगा, वो डेली आएगा, आपकी टीम को जो है वो आपकी टीम बिल्ड करेगा, पहले डेफिनेटली हायरिंग करवा के देगा आपको, उसके बाद आपकी टीम को जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करना शुरू कर देगा, और आपकी टीम जो है वो डेफिनेटली 2 महीने 3 महीने बाद ऐसी ट्रेन हो जाएगी कि वो जो काम एक 2 लाख 3 लाख वाली प्रोफाइल कर रहा है बंदा, वही वो इंटर्न्स बैठ के काम कर रहे होंगे। तो आपकी कॉस्ट सेविंग जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेफ हो जाएगी। तो ये वाइबल मेथड होता है कि आप यूनिवर्सिटी पास आउट स्टूडेंट्स को जो है वो इंटर्न्स ऑफर करें, इंटर्नशिप ऑफर करें। 4-5 आपने इंटर्न्स रख लिए, अब वो डिपेंड करता है आपका क्या बिजनेस है, क्या वो डेफिनेटली आपको कंसल्टेंट ही बताएगा एसईओ कि आपको कितनी नंबर ऑफ रिसोर्सेज की नीड पड़ेगी उस बिजनेस के ऊपर। तो उसकी बेस के ऊपर आप फिर जो है वो अपनी प्रोजेक्शन वगैरह स्टार्ट करें। तकरीबन अगर वैसे एसईओ की टीम रखनी हो तो कितने पैसे चाहिए होते हैं? अगेन जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा है। लेट्स सपोज अगर आप हायरार्की क्या होती है, आपका मैनेजर होता है, उस मैनेजर के नीचे आपका टीम लीड होता है, उस टीम लीड के नीचे जो आपके फिर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। अब आपको मैनेजर जो है मार्केट के अंदर जो इस वक्त पे स्केल चल रहा है मैनेजर का, वो तकरीबन चल रहा है 2 लाख से लेके 4 लाख के दरमियान एक मैनेजर की पे स्केल चल रही है। ठीक है, टीम लीड की पे स्केल चल रही है 1 लाख के करीब, 1 लाख 1.5 लाख जो वो टीम लीड ले रहा होता है। जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो तकरीबन आपको पड़ते हैं
35,000 बिल्कुल लीज में रखूँगा। 35,000 वो आपको एक इनिशियल पड़ता है और वो आपको 60-70 हज़ार के दरमियान आपको एग्जीक्यूटिव पड़ता है। तो अब आप देख लें कि आपने एक मैनेजर रखा, एक टीम लीड रखा और फिर नीचे आपने 4-5 तो डेफिनेटली एग्जीक्यूटिव रखने हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली 7-8 लाख का पेरोल जो है पहुँच गया हर महीने। अब आप हर महीने 7-8 लाख इंजेक्ट करें और आपको नहीं पता कि आपकी इंडस्ट्री के अंदर जो है वो कितने टाइम बाद जो है वो उसका ROI निकल के आएगा। हो सकता है 1 साल बाद आए, हो सकता है 2 साल बाद आए। तो ये डेफिनेटली वायबल मेथड नहीं होता। इसमें आपको एक या तो अगर आपके पास पेशेंस है और पैसा है तो फिर तो आप ये चीज़ करें, लेकिन अगर आपके पास पैसा भी नहीं है और पेशेंस भी नहीं है तो फिर आप सेकंड स्ट्रेटजी के ऊपर जाएं, जो मैंने बताया कि आप एक कंसल्टेंट हायर करें। उस कंसल्टेंट की अपॉर्चुनिटी रोल ही सिर्फ ये हो कि वो आपके जो इंटर्न्स हैं उनको ट्रेन करे और आप उन ट्रेनर्स जो ट्रेनी हैं उनके जो है उनके थ्रू जो अपना बिजनेस को ग्रो करें। तो ये एक असल में एक और भी तो मसला है ना कि अगर इतने रख भी लेते हैं बंदे तो फिर वो छोड़ के जाते हैं, फिर वो एक अलग मसला है यार। देखिए ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ये तो इसका तो कोई भी कह लें कि कोई भी हल नहीं है इसका। इसका हल सिर्फ ये है कि जितना ज़्यादा आप अपनी एम्प्लॉयज़ के साथ इंगेज करेंगे, जितना ज़्यादा आप उनको फ्रेंडली माहौल देंगे ना, तब वो एम्प्लॉय उतना ज़्यादा आपके साथ कंफर्टेबल रह के टिकेगा लंबे अरसे तक। तब भी वो छोड़ के तो इवेंचुअली जाएगा ही जाएगा, लेकिन ये हो सकता है कि अगर वो 6 महीने में एक ऐसा चूज़ा है जो हर 6 महीने बाद जंप मारता है, तो वो हो सकता है 1.5 साल तक आपके पास टिक के बैठे, क्योंकि आपकी नेचर अच्छी है, आप उनके साथ फ्रेंडली माहौल में रहते हो, आप उनके साथ गपशप भी लगा रहे हो, उनके साथ चाय के होटल पे भी बैठ रहे हो, उनको डिनर पे भी लेके जा रहे हो, एक फ्रेंडली माहौल रखा हुआ है, तो डेफिनेटली वो आपके टाइम लंबे इतना ज़्यादा फ्रेंडली माहौल में फिर आपका इन्वायरमेंट तो बन गई, लेकिन बहुत टाइम ड्यूरेशन ले जाते हैं, मैंने देखा है। देखें इसमें ये होता है कि काम के वक्त काम, तफरी के वक्त तफरी। अब जैसे मेरा जो है, मेरा भी रोल यही है, जब काम होता है तो डेफिनेटली फिर आपको डंडा देना पड़ता है, फिर आप डंडा दे के काम करवाएंगे, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम डंडे के बगैर नहीं चलती है। तो आपको फिर जहाँ स्ट्रिक्ट बनना है वहाँ पर आपको स्ट्रिक्ट बनना है, जहाँ आप रिलैक्सेशन दे सकते हो उनको वहाँ पर आप रिलैक्सेशन दें। अब जैसे लेट्स सपोज एग्जाम्पल ऐसे, अब मेरी टीम के अंदर अच्छे खासे लोग हैं, तो किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। कभी किसी को यूनिवर्सिटी जाना है, किसी को किसी इवेंट में जाना है, किसी की तबीयत सही नहीं है, तो उस केस के अंदर क्या करता हूँ मैं, उस केस के अंदर मैं उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन देता हूँ कि यूनिवर्सिटी जाना है, चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है, चले जाओ, हाफ डे ले लो, घर जाके काम कर देना। तो मुझे तो इवेंचुअली काम निकालना है, तो अगर मैं उनको बोलूँगा नहीं ऑफिस में ही 9 घंटे पूरे करके काम करो, तो वो काम तो कर लेगा उस दिन बैठ के, लेकिन वो क्वालिटी काम नहीं निकालेगा, वो कहीं ना कहीं डंडी ज़रूर मारेगा। तो अब क्या हुआ, मैंने उसको घर भी भेज दिया, उसका यूनिवर्सिटी का मसला भी रिजॉल्व हो गया, उसने घर जाके काम भी कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें जब आप अपनी टीम में करेंगे ना इंजेक्ट, और इस तरीके से अपना इन्वायरमेंट को क्रिएट करेंगे, तो एवेंचुअली आपकी जो प्रोडक्टिविटी है ना वो एंड दी एंड निकल के आएगी और क्वालिटी निकल के आएगी। अगर आप ज़बरदस्ती किसी के साथ कोई काम निकलवा रहे हैं तो डेफिनेटली वो काम तो निकल जाएगा, लेकिन वो क्वालिटी काम नहीं निकलेगा आपका। ऐसी कोई बात इन दी एंड कि एसईओ से रिलेटेड कोई मेरा सवाल नहीं, क्योंकि मैं जा रहा हूँ क्लोजिंग की तरफ, कि जो ऐसी एडवाइस तुम देना चाहो जो इधर जो सीईओ लेवल के जो अपना बिजनेस चलाना चाह रहे हैं एजेंसीज हैं, कि उनको ये एडवाइस कि जब भी आप एसईओ की तरफ आते हैं तो पहले तो एआई मतलब एआई से रिलेटेड कुछ बात बता दें कि एआई का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, सर्चेस का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, और क्या स्ट्रेटजी उनको यूज़ करनी चाहिए। इसमें ऐसा है कि एसईओ या कोई भी डिजिटल की आप फील्ड ले लें, आपको पढ़ना ज़रूरी है, आपको रिलाई नहीं करना अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर। एम्प्लॉयज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा घुमाते हैं, तो इसमें आपके पास नॉलेज होगी ना जितनी ज़्यादा, तो आप अपने एम्प्लॉय को पकड़ सकते हो कि भाई जो तुम ये बोल रहे हो ये तो गूगल पे इस आर्टिकल में ऐसे लिखा वैसे नहीं, ऐसे होता है। तो आपको एजुकेट खुद होना है, जितना ज़्यादा आप एजुकेट हो गए अपनी उस एसईओ या कोई भी आप जिस भी फील्ड डिजिटल की फील्ड में आप ग्रो करना चाह रहे हो, भले वो गूगल एड्स हो, फेसबुक हो या एसईओ, तो आपको उसकी नॉलेज ज़रूर हो, ताकि आप अपने एम्प्लॉय को पकड़ सको कि भाई जो तुम बोल रहे हो वो तो इतने दिन में नहीं इतने दिन में हो जाती है, और उसका मेथड ये है, आर्टिकल्स गूगल पे ये बता रहे हैं, चैट जीपीटी ये बता रहे हैं, तो तुम जो ये बता रहे हो तुम किस तरीके से बता रहे हो, ये वो किस तरीके से तुम करोगे, तो आपकी नॉलेज ज़रूर नहीं चाहिए। और दूसरा ये कि आप मार्केट में हर साल जैसे आता है, जैसे हमने स्टार्ट में भी बात करी कि एसईओ इज़ डेड, तो आपने उन चीज़ों से अवॉइड करना है। एसईओ मेरा नहीं ख्याल कभी भी डेड होने वाली है। एसईओ में डेफिनेटली इम्बेडमेंट आती रहेंगी, आपको अपने आप को ग्रो करना है, अपने आप को जो पॉलिश करना है, ताकि आप मार्केट से हट के काम करो। लेकिन 2 किस्म के लोग होते हैं, एक होता है वो जो कि बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा होता है, जो वो स्ट्रेट चल रहा होता है ना, तो डेफिनेटली उसकी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट ही चलता रहेगा। और एक वो बंदा होता है जो कि
मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से ऊपर नीचे चल रहा होता है अपने आप को। तो आपको मार्केट ट्रेंड के हिसाब से ऊपर नीचे करना है अपने आप को। जहाँ आपको लगता है अब आपको स्किल्स की और नीड है तो आपको डेफिनेटली पेड कोर्स, पेड ट्रेनिंग्स के अंदर अपने इंजेक्ट करें अपने टाइम को, अपने पैसे को। आपने ये नहीं सोचना कि यार मेरा पैसा वेस्ट हो रहा है मैं अगर ये पेड कोर्स तो करता हूँ। अगर आपको कोई भी एक चीज़ सीखने को मिल रही है ना, तो मैं कहता हूँ ज़रूर आप पेड कोर्सेज में इन्वेस्ट करेंगे। मैं इवन कि मुझे 10 साल हो गए, मैं स्टिल अभी तक अपने आपको जो पेड कोर्सेज के अंदर जो इनरोल करवा रहा होता हूँ, कुछ ना कुछ सीख रहा होता हूँ। तो आपको अपनी लर्निंग नहीं रोकनी है, आपको अपनी लर्निंग जो है वो कंटिन्यू रखनी है। जितना ज़्यादा आप अपने आपकी स्किल्स को पॉलिश करेंगे तो डेफिनेटली उतनी ज़्यादा आपकी पे स्किल्स या आपकी जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ मनी वो इंक्रीज़ होती रहेगी। और अगर कोई बिगनर है, वो चाहता है लर्निंग स्टार्ट करना, तो वो कहाँ से स्टार्ट करे? कभी भी पेड कोर्सेज में ना जाए। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, बिगनर जो सबसे पहले गलती करते हैं वो करते हैं पेड कोर्सेज में एनरोल अपने आप को। पेड कोर्सेज बिगनर्स के लिए कभी भी नहीं बने हुए। बिगनर्स के लिए हमेशा यूट्यूब है। आपको, अब मैंने भी ऐसे स्टार्ट किया था। मैं शॉर्ट आउट दे देता हूँ। जब 10 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था एसईओ को सीखना, तो पाकिस्तान में कोई भी नहीं था जो एसईओ के बारे में बात करता था। तो तब जो है वो एक अब्दुल वली होते थे, मे बी आपने भी नाम सुना हो। तो वो एक पठान थे, पार्क में बैठ के वो वीडियोस बनाते थे ग्लासेस पहन के। तो मुझे बड़ा, मैं उनसे इंस्पायर हुआ कि यार ये बंदा जो है, इनकी हिस्ट्री भी एक बहुत बिलो बैकग्राउंड से, और ये बंदा इतनी नॉलेजफुल बातें कर रहा था। तो मैं उनका फ़ैन हो गया और मैं उन्हीं की वीडियोस देखता था। मैं इवन के किसी गोरे की वीडियोस भी नहीं देखता था। तो वो मेरी एक बड़ी इंस्पायरेशन थी। उनसे मैं बड़ा सीखा हूँ। वो एक मेरे फर्स्ट मेंटोर कह लें कि फ्री वाले मेंटोर वो थे। उसके बाद सेकंड है आमिर इकबाल, मुल्तान में होते हैं वो, उनकी भी अच्छी नॉलेज है। तो ये 2 मेरे मेंटोर्स हैं जो मेरे आइडियल हैं, जिनसे मैंने सीखी चीज़ें। और फिर डेफिनेटली फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मार्केट में कंटेंट आना शुरू हुआ। तो फिर ऐसे तो मेंटोर्स बहुत से फिर अब मेरे और फिर उसके बाद वो यूडीमी पे चले जाए, बिल्कुल ऐसे ही, पे चले बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि फ्री, आपने पहले फ्री में सीखना है यूट्यूब पे। अब तो बेइंतहाशा वीडियोस जो है, फ्री कंटेंट आपके पास भरा पड़ा है। बहुत यार, अभी तो इंडियन ने इतने बड़े बड़े, बिल्कुल ऐसे। वो सिर्फ गूगल मैप सबमिशन की मैंने देखा था, उसने 3-3.5 घंटे की वीडियो इतनी डिटेल में जाके समझाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो आपको पहले फ्री में सीखना है। फ्री में सीखने के बाद आपको पहले कुछ अर्निंग स्टार्ट कर लेनी है। अपनी कोई भी जॉब कर लें, फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर लें, इंटर्नशिप कर लें। वहाँ से जब पैसा आ जाए, उस पैसे को इंजेक्ट करें पेड कोर्सेज के अंदर। क्योंकि डेफिनेटली पेड कोर्सेज में एक बेनिफिट ये होता है जो फ्री में नहीं होता, कि आपको मेंटोरशिप 1-on-1 मिल जाती है। आप अपने मेंटोर से डायरेक्टली बात कर सकते हो कि भाई मुझे इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन बता दें, या मुझे इस चीज़ की ये स्ट्रैटेजी बता दें। तो सिर्फ पैसे उस चीज़ के हैं। बाकी पेड कोर्सेज के अंदर भी वही चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी जो फ्री कोर्स के अंदर है। वो आपको कोई हट के नहीं पढ़ाएगा चीज़ें। बस आपको एक यहाँ पर ये एडवांटेज मिल जाएगा कि वो आपको एक मेंटोरशिप दे रहा है, वो आपके साथ लाइफ टाइम कनेक्ट हो रहा है। जहाँ भी आपको कभी भी प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके जो उससे वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हो। तो पहले आप फ्री में सीखें, देन उसके बाद आप पेड कोर्सेज की तरफ जाएँ। अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं और आप बिगनर्स की तरह बिल्कुल ब्लैंक उसके पास चले गए पेड कोर्सेज के लिए, तो वो तो आपको कुछ भी पढ़ा देगा। आप उससे ना कोई क्वेश्चंस कर पाएंगे, ना आपको कुछ समझ में आ रही होंगी चीज़ें। तो आप पहले अपनी बेसिक्स क्लियर करें, वीडियोस देख के अपने क्वेश्चन एयर क्रिएट कर लें कि भाई हाँ ये प्रॉब्लम्स मुझे आ रही हैं। देन फिर आप पेड कोर्सेज की तरफ जाएँ, ताकि फिर आप उस मेंटोर से पूछ सकें कि भाई ये मसले, इसका मुझे सोल्यूशन बताएं कि किस तरीके से। और वैसे अगर सीखने में कितना टाइम लग जाता है? नेवर एंडिंग। मैं स्टिल आज तक सीख रहा हूँ, 10 साल हो गए। तो ये आपकी डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है कि आपको हमेशा अप टू डेट रहना है। मार्केट में ट्रेंड चेंज होते रहते हैं। आपको जो भी ट्रेंड चले, जैसे अब एआई आ गया, अब एआई को आपने सीखना है। इससे पहले डेफिनेटली बहुत सी चीज़ें आई हैं। तो आपको अप टू डेट रहना ही रहना है मार्केट में। तो ये नेवर कभी ख़त्म नहीं होगा, नेवर एंडिंग लर्निंग है ये। चलो, थैंक यू सो मच राफे, और बहुत मज़ा आया बात करके तुमसे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।